जनहित इंडिया न्यूज़ संगम की टीम आज लखनऊ में है। लखनऊ नवाबों की नगरी, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। हाँ, ये लखनऊ का जनेश्वर मिश्रा पार्क है और यहाँ मैं आज लखनऊ की आम जनता से बात करूँगा, जनहित की बातें करूँगा, उनके लिए क्या बेहतर, कौन बेहतर। यहाँ पर 20 मई को चुनाव है और उस चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये जनता तय करेगी। आज हम जनता का मन टटोलेंगे, वो किसे करेंगे वोट। सर, आपका नाम? जय शर्मा। शर्मा जी, कहाँ रहने वाले आप हैं? लखनऊ के। प्रॉपर लखनऊ के वोटर हैं आप? तो दिल में कौन इस बार? जो विकास करे वो दिल में है। विकास कौन कर सकता है, कौन कर रहा है? पिछले 10 सालों में तो जो केंद्र में सरकार है उसने काफ़ी विकास किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो दिख रहा है जनता को, रोडों पे, अस्पतालों में, स्कूलों में, एयरपोर्ट्स पे, ट्रेनों में, वो काफ़ी अच्छा विकास दिखा है। तो मेरा जो वोट है हमेशा विकास के साथ रहा है। जो भी विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। विपक्ष का हमेशा काम है, जो भी विपक्ष में बैठता है उसका जो केंद्र में या राज्य में सरकार होती है वो हमेशा अपोजिशन का काम ही यही है कि उसके ऊपर है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी इसके बारे में बात करती थी। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि इसमें कुछ गलत है और अपोजिशन का काम ही होता है। लेकिन जनता को जो विकास दिख रहा है वोट जनता करती है, विपक्ष नहीं करता। तो अल्टीमेटली जो सरकार बनती है वो जनता के वोट के मत बेसिस पे बनती है। लखनऊ में विकास हुआ है? खूब विकास हुआ है। क्या क्या विकास? सबसे पहला तो जो क्राइम रेट है यहाँ का, जो आज की डेट में लोग जो लड़कियाँ घूम रही हैं, जो महिलाएं घूम रही हैं, उनके जो क्राइम का जो है वो कंट्रोल है। लोगों में ये डर नहीं है कि हम घर से बाहर निकले तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। लोग रात को निडर होकर घूमते हैं। यदि दूर से कहीं आना होता है तो पहले सोचते थे कि रात में नहीं चलना है। आज की डेट में यदि मैं भी बात करूँ, जब रात में चलता हूँ तो मुझे भी दिखता है बेसिकली कि मुझे रात में चलना है तो मैं लखनऊ पहुँच सकता हूँ। रात को 9 बजे 10 बजे भी कहीं से आगरा से चलूँ तो मुझे वो डर नहीं है कि मुझे रात में नहीं चलना चाहिए, जो पहले होता था। जी। आपके हिसाब से लखनऊ में क्राइम नहीं है, और क्या काम हुए हैं यहाँ पे? बहुत कम हुआ है। बाकी तो यदि देखें थोड़ी देर के लिए कि जो ओवरऑल जो जनता के क्षेत्र में यदि बात करूं तो एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है जो एक स्पेशली सनातनियों के लिए था, राम मंदिर का। तो ये सरकार ने जो बना के दिया है, जो बहुत पहले 84-85 में जहाँ तक मुझे याद है था कि हम कसम राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे। आज मंदिर यदि बना है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो वर्तमान सरकार है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो आपके लिए राम मंदिर भी एक बड़ा विकास कार्य है। बहुत बड़ा मुद्दा। उसके अतिरिक्त बात करें तो आज कहीं भी अस्पतालों में जाएं या कहीं भी जाएं, जो जनता की सुनवाई होती है, बहुत सारी अधिकतर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं। तो जिसका आम जनता को काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि मुझे कहीं की बुकिंग करनी है तो आज की डेट में मैं बड़ा स्वतंत्र हूँ, जो इंटरनेट चलाना जानता है उसके लिए चीज़ें डिजिटल के माध्यम से काफ़ी आसान होती जा रही है। मुझे हर चीज़ के लिए लाइन में नहीं लगना है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो बहुत सारी नीतियाँ चेंज हो रही हैं, जिसमें बच्चों के लिए भविष्य की बात हो रही है। जो अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, या NTA करके जो बहुत सारी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, अभी कल से शुरुआत हुई है CUET के एग्ज़ाम्स की। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं देश में कॉमन आदमी की तरह से सरकार जो कॉमन हित में देख रही है आम जनता को, मुझे लगता है उसका फ़ायदा आम जनता को मिल रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, जो ट्रेनें चालू हुई हैं आज की डेट में, जो वंदे भारत अफोर्ड कर सकता है वो आज की डेट में इतनी बढ़िया ट्रेन है कि आदमी जितना एयरपोर्ट पर जाके चेक इन करके 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है उसको नेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए, 3 घंटे पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। और यदि वो आज की डेट में दिल्ली दे तो आज की डेट में तेजस जैसी ट्रेनें या वंदे भारत जैसी ट्रेनें 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा देती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। प्लस पहले ट्रेनों में टिकट नहीं मिलते थे, आज की डेट में सारी सुविधाएं हैं। जो ट्रेन में टिकट देखें तो आज भी मैं ट्राई करता हूँ तो ट्रेन में करंट में भी अवेलेबिलिटी में मैं बुकिंग कर सकता हूँ। आज की डेट में मैं हर चीज़ पर एजेंट पर डिपेंड नहीं हूँ। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे मानना तो नहीं है। जितनी ये जो सब चीज़ें हुई हैं, जो डिजिटल के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार मिल रहा है। बेरोजगार यदि होता तो रोडों पर लोग आपको फालतू ये सब क्राइम करते हुए दिखते हैं। यदि लोगों को खाना मिल रहा है, लोगों को बेरोजगारी क्या बोलते हैं, रोजगार मिल रहा है, किसी ना किसी रूप से मिल रहा है। लोगों का सिर्फ ये मत है कि बेसिकली ये सरकारी नौकरी सबको मिल सकती है, तो नहीं मिल सकती। ये तो पहले से, अभी से नहीं है। पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड देख लें हम कि उन्होंने कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं। आज की डेट में बात करें तो अल्टीमेटली किसी का, आज के यदि कोई डिजिटल भी दुकान खोल के बैठा हुआ है, मोबाइल की दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई कियोस्क लगा के बैठा हुआ है जो लोगों के बच्चों के फॉर्म भर रहा है, किसी ना किसी प्रकार से इंटरनेट के रिलेटेड काम कर रहा है, तो आज की डेट में वो रोजगार कमा रहा है। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी नहीं है? मेरे हिसाब से तो बेरोजगार। महंगाई तो देखिए हमेशा इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन होता है वो हमेशा हर साल बढ़ता है। आप देखें यदि जो क्या बोलते हैं महंगाई भत्ता मिलता है, सरकारी में जो जॉब करते हैं, प्राइवेट में जो जॉब करते हैं उनको इंक्रीमेंट मिलता है, वो इसी को तो देख के दिया जाता है। तो महंगाई बढ़ती है तो लोग जो इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं उसको फिर क्यों नहीं जोड़ते। किराए बढ़ते हैं, हर चीज़ के, रेलवे के बढ़ते हैं, हवाई जहाज़ के बढ़ते हैं, खाने के बढ़ते हैं, रेस्टोरेंट के बढ़ते हैं। तो ये तो चीज़ है। यदि मान लो आज से यदि 5 साल पहले जिस रेट पर गेहूँ मिल रहा था
या दालें मिल रही थी, वो आज की डेट में संभव नहीं है, क्योंकि लागत बढ़ती है किसान की। यदि किसान जो फर्टिलाइजर डाल रहा है, जो पेस्टिसाइड डाल रहा है, जो सीड डाल रहा है, उसकी लागत बढ़ रही है। हम कहें कि किसान को यदि उसका जो वो लगा रहा है उसका भी भाव ना मिले तो फिर कैसे चलेगा काम आज से। तो आपके हिसाब से महंगाई बेरोजगारी नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं। आप प्रॉपर लखनऊ के रहने वाले हैं और आपका वोट? हमारा देश हित में, विकास हित में। विकास हित में। सर आपका नाम? दुर्गेश, दुर्गेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ। लखनऊ के। जी, क्या करते हैं आप सर? मैं रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट। लखनऊ के रहने वाले प्रॉपर आप हैं, वोटर यहाँ के हैं। 20 मई को चुनाव है, जी। आपके लिए जब आप बटन दबाएंगे तो आप क्या सोच के दबाएंगे? देखिए, इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत मुझको दिख रही है वो बेरोज़गारी है। बच्चे जो है बेरोज़गार होते जा रहे, बड़ी बड़ी अभी तो स्टेट मतलब अभी तक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी की किल्लत थी, अब तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी बड़ी तेज़ी से ले ऑफ कर रहे हैं सबको। तो ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। इकोनॉमी पेपर पे तो बहुत सारा दिखता है कि इन्फ्लेशन रेट घट रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है देश का, बट ऐसा मतलब जो फैक्ट जो दिखता है वो घर घर में जब पूछते हैं किसी से तो सारे एक आदमी बेरोज़गारी की बात करता है। नो डाउट महंगाई, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है तो महंगाई बढ़ी है, तो वो तो उस तरह से इनकम कंपनसेट हो जाता है। बट इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग चीज़ है वो महंगाई, वो बेरोज़गारी है। इस पर सरकार को तुरंत कंट्रोल करना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो सरकार पर भरोसा है कि सरकार पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है। वोट किसे करेंगे? अब ये तो उस वक्त जब जो माइंड में स्ट्राइक करेगी ये तो गोपनीय चीज़ होती है, बट सरकार पे पूरा भरोसा है हमको। सरकार कर भी रही है, हाँ आइडियल तो नहीं है ना, कर रही है ना कुछ। कर रही है, आपको लग रहा है? जी। आप सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, जी। तो आपके लिए कुछ, आपके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या सहूलियत है, क्या नहीं, क्या दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जो सरकार की पॉलिसीज़ है उससे हम लोग सब लोग कवर होते हैं। सुरक्षा में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई सुरक्षा वगैरह शाम आम को निकलते हैं घूमने टहलने, कोई इशू नहीं है, सब चोर छिनैती कुछ? नहीं, सब नहीं है। बस सबसे ज़्यादा जो चोरी वोरी होती है वो ट्रेनों में होती है। ये रोज़ पे आज भी पेपर पढ़िए, सेकंड एसी में चोरी है। मतलब ये सब चीज़ें सरकार में को देखना चाहिए। रेलवे में जो ट्रेन में सेकंड एसी फर्स्ट एसी में चोरी हो रही है, इसको बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई बहुत बड़ा कोई गैंग चल रहा है, लोगों की चोरी हो रही है। हम भी उससे भोग चुके, हम उससे भोग। ये हमारे लखनऊ से अंकल हैं और इनका कंसर्न है कि रेलवे जो मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो दिमाग में रखें कि रेलवे में चोरियां बहुत हो रही हैं, वो भी एसी में, वो भी एसी फर्स्ट क्लास और सेकंड, क्लास हाँ ना, हो रही है। टॉप क्लास की एसी क्लास में चोरियां हो रही हैं, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। जी अंकल, मैं आपकी बात रख दिया। ठीक है, आपका नाम भैया? मेरा नाम उपेंद्र दुबे है। उपेंद्र दुबे जी, कहाँ रहने वाले हैं? मैम आप इधर आई, मैम आइए, थोड़ा आपका भी ले ले। हम रहने वाले हैं बलिया के प्रॉपर। बलिया रहने वाले हैं आप? जी। बलिया में तो वोट डालने कब है वहाँ पे, क्या है? वोट एक को है, हाँ, एक को जाएंगे वोट डालने? हाँ जाएंगे, कल ही जाएंगे। किसे डालेंगे वोट? देश के हित में वोट डालेंगे। इधर आइए। तो आप वोट डालेंगे देश के हित में? देश का हित किसमें है? देश का हित किसमें? देश में मान लीजिए डिफेंस आपका स्ट्रांग हो गया है देश का, हर एक कंट्री में आपका इंडिया का नेम हो गया है कि हाँ। बट ठीक है, मोदी जी कुछ कर रहे हैं देश के लिए, और जो भी पार्टी आएगी करेगी। बट जो इन्फ्लेशन रेट है यहाँ का, जैसे महंगाई है, तो महंगाई तो होगी ही। देखते हुए जैसे इस समय आपका सैलरी भी बढ़ रहा है, लोगों का रूम रेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो महंगाई तो है, बट देश के हित में वोट डाला जाएगा। महंगाई है इसे हाँ। लेकिन आप वोट डालेंगे बीजेपी को ही, ऐसा लग रहा नहीं है? है, महंगाई तो सैलरी भी तो है लोगों की सैलरी भी है, अब रूम रेंट है, हर एक चीज़ जो फर्टिलाइज़र है जो होगा उस पर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है लोगों को, तो उस पर भी, उससे भी तो ऑन हो रहा है मनी। एंड जो डिफेंस का है, जो बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोज़गारी तो है ही। मतलब एक तरह से कहेंगे कि अब जो भी लड़के पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो बेरोज़गारी नहीं है। जो ऐसे घूम रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब 10 साल 15 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद घर आ जा रहे हैं। अपना मेहनत करिए और किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी जाइए, आप उसमें भी जॉब है आपको। मल्टीनेशनल कंपनी है, आईटीज़ कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वहाँ से आप इंटरव्यू क्रैक करिए, अपना जॉब करिए। ये है लखनऊ की आवाज़। आपका सर नाम? विकास दीप। विकास जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? गाजीपुर। गाजीपुर के। लखनऊ क्या करते हैं आप? लखनऊ में मैं आया हूँ कुछ काम से। काम से आए? अच्छा, किसे वोट करेंगे गाजीपुर में इस बार आप? गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के इलाका है ना गाजीपुर? नहीं, हम लोग का बलिया लोकसभा में पड़ता है। अच्छा, बलिया में लोकसभा में किसे करिएगा वोट? सनातन पांडे जी को हम लोग वोट करेंगे। किस पार्टी से? पार्टी से हैं गठबंधन को करेंगे? जी। क्यों?
क्योंकि देश हित का नाम ले लेकर ये सरकार लगातार देश की प्रॉपर्टी बेचते जा रही है। अग्निवीर जैसे योजना ला रही है। बताइए युवाओं जो हैं उनका भविष्य चौपट होगा कि नहीं होगा। ऐसी सब योजनाओं से ये देश हित की बात करके देश को बेच रहे हैं और कहते हैं कि देश हित में काम हो रहा है। देश कौन बेच रहा है? देश मोदी जी बेच रहे हैं, उन्हीं की तो सरकार है। कैसे बेच रहे हैं? कैसे बेच रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर कर देंगे तो वो देश बेचना ही ना। मैं आपको मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं आपको गिरवी रख दूं या दे दूं तो उसको बेचना ही ना हुआ। तो आपके हिसाब से देश बिक रहा है? तो और क्या, देश बिक रहा है। सदर आइए सर। और सारी चीज़ें अभी तक बोलेंगे कि ये होगा वो होगा, 5 ट्रिलियन होगा, कैसे होगा उसका कोई मैप फिर नहीं से है। बाइट ले रहा हूँ आपका। सर आपका नाम? सुनील सिंह। सुनील जी कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर लखनऊ के वोटर हैं? हाँ जी। लखनऊ का वोटर आप? सर 2 मिनट रुकिएगा सर, अभी बाइट ले रहे हैं आप लोगों का फिर से। तो वोट किसे करेंगे इस बार? आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा होगा देश का विकास और देश में शांति रहे, स्थिरता रहे। जो फर्जी मोहब्बत की दुकानें और ये जो तुष्टीकरण का जो गेम चल रहा है इस देश में और जिस नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है पिछले कई सालों से, वो सब चीज़ें रिपीट ना हो। तुष्टीकरण की दुकान कौन चला रहा है? सारी जनता जानती है, दुनिया जान रही है कौन चला रहा है। आप कभी यहाँ बताइए। भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी कहीं जाते हैं। ये बताने की जरूरत तो है नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, हम अच्छा विकास करेंगे। देश मोदी की जनता ने उन लोगों को तो कम से कम 60 सालों का मौका दिया था और 71 मौका दिया था। शायद मौका चूक गए लोग, और आज भी जब मौका है तो खुद की अपनी स्थिति एक जगह की स्थिर नहीं हो पा रही है, दूसरे को दोष दिया जा रहा है। लगातार कम से कम देश में स्थिरता है, शांति है, और एक हमें लग रहा है कि हम एक सही रास्ते पे प्रोग्रेस पे जा रहे हैं कि देश के लोग आत्मसम्मान के साथ और शांति के साथ जीने की उम्मीद और इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, समस्याएं होती हैं, चुनौतियां सबके सामने हैं। बेरोजगारी महंगाई क्या नहीं है? बिल्कुल है, बेरोजगारी महंगाई एक मुद्दा है। इस पे जो सरकार है इसको ध्यान देना चाहिए, ये बिल्कुल मुद्दा है। इसमें क्या कहेंगे आप? सर तो कह रहे कोई दिक्कत है ना? सर क्या बताएंगे, ये समाजवादी पार्टी का जो विकास की बात कर रहे हैं और देश को प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, इस तरह का कितना पार्क बीजेपी बनवाई है जिसमें ये सुबह टहलने आते हैं? ये बता दें कि इस तरह का कितना पार्क बीजेपी बनवाई? क्या कहेंगे सर? विकास किस तरह इनकी बात ठीक है, हम डिस्कशन ये बता दें कि इस तरह के कितने काम बीजेपी की है जिससे इनको विकास की श्रेणी में गिनेंगे, उन कामों को बताएं। ये घूमेंगे समाजवादी के पार्क में, चलेंगे समाजवादी के एक्सप्रेसवे में, चलेंगे समाजवादी के मेट्रो में और कहेंगे कि विकास मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, ये जनता का पार्क है। ठीक है, जिस समय अखिलेश जी थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, योगी जी हैं उनसे भी बेहतर काम कर रहे हैं, उससे पहले मायावती जी थी उन्होंने भी कार्य किया है उसको। लेकिन वो कार्य का लेवल क्या है, डिग्री क्या है? आप एक पार्क को लेके सिर्फ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो इससे पहले जाते थे कश्मीर में घूमने? अब ये भी बता दें, जाते थे अमरनाथ में यात्रा करने के लिए। दिल्ली में और मुंबई जैसे जगहों में ना, जब दिवाली और दशहरा आता था तो झाँक के चलना होता था, कहीं डस्टबिन तो नहीं पड़ा, कहीं ब्लास्ट तो नहीं होगा। भाई साहब सुने हैं पिछले 2-4 सालों में। और ये जो जवान शहीद हुए पुलवामा में, उस समय किसकी सरकार थी? अभी तक ये ग्राफ उठा के देख लें। नहीं, इनके बातों जवाब दीजिए ना। उन्हीं का दे रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हमले ये बोल रहे हैं कि होते थे पहले, तो कमी हुई कि नहीं? नहीं तो कहाँ कमी हुई? पुलवामा तो सबसे बड़ा नहीं, एक मिनट, पुलवामा तो अलग नहीं क्यों अलग, क्यों अलग? नहीं, वो आतंकवादी हमला नहीं है। नहीं, ये आप रुकिए, वो आतंकवादी हमला उनका नहीं है। कहना है साहब, थोड़ा पढ़े लिखे आप, साउंड कम करिए। उनका कहना ये है कि जो आप तिथि त्योहार मेले में जाते थे, डर लगता था कि बम न फट जाए, वो उस पर रोक लगा नहीं लगा? तो डायल 100 कौन दिया रोक लगाने के लिए? इनकी सरकार दी। उसको 112 कर दिए तो ये नहीं, वो उसको 112 कर दिए तो ये सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी हो गई। डायल 100 दूरदृष्टि से समाजवादी सरकार ने दी कि कहीं ब्लास्ट ना हो, कहीं लोगों में उस तरह की कोई अगर छिनैती होती है, कोई अगर दुराचार होता है। जहाँ पे इनकी बातों से मैं एग्री करता हूँ भाई साहब से, कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ पे सपा की सरकार नहीं है, क्या वहाँ डायल 100 नहीं है, 112 नहीं है, फायर सर्विसेज नहीं है, मेडिकल सर्विसेज नहीं है, एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। तो देखिए, चीज़ों को वक्र दृष्टि के हिसाब से एक आंख पे पट्टी बांध के हम जनता है, हम देख रहे हैं हमारे लिए बेहतर कौन कर रहा है। किसी समय था इस देश में इंदिरा गांधी को भी बहुत सशक्त नेता माना जाता है, लोग आज भी रिगार्ड करते हैं। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट आई, उसने अपना काम किया है। अखिलेश जी ने पार्क बनवाया जिसका हम रोज लाभ उठाते हैं, तो ये उसके लिए उसको जनता ने उनको मैंडेट दिया था उस समय। ठीक है, उन्होंने एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, इस बात को आदमी मानता है। आज उसके बाद 5 एक्सप्रेसवे और बन गए हैं, तो आपको एक दिख रहा है, 5 क्यों भूल गए? गाड़ियाँ उस पर भी चलती हैं और भी विकास के कार्य हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हम जनता है, वोट देते हैं तो एक स्वच्छ मन से, स्वस्थ दिमाग से और वक्र दृष्टि ना होकर ना, खुले हिसाब से चीज़ों को सोचिए और देखा जाए, आपको खुद फर्क महसूस पड़ जाएगा।
हमें कुछ बताने कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार है, भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट उठा रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को एक होलसम उसमें बृहद उसमें देखने की ज़रूरत है। एक पॉइंट को लेके आप जीवन जिएंगे चलेंगे तो ऐसा कार्य नहीं चलता है। मुझे लग रहा है कि जो चल रहा है बेहतर चल रहा है, और देश एक राज्य सरकार के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र सरकार के मुद्दे अलग होते हैं। बीजेपी कह रही है, अभी एक रिपोर्ट कोई आई है, मैं उसको ऑथेंटिक नहीं मानता। बीजेपी कह रही है कि उस रिपोर्ट में मुस्लिम आबादी जो है 7% बढ़ी है इन 10 सालों में, जो 11 का हुआ था आपका सेंसस, उससे अब तक। और बीजेपी कह रही है कि देश एक गजवा हिंद की ओर बढ़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? सही आकलन है, इसमें कहना क्या है, किसको नहीं दिख रहा है? इसी देश से जो हिंदू माइनॉरिटी हैं वो पाकिस्तान में नगण्य होते चले गए। बांग्लादेश में क्या स्थिति है बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दुकानें तो मोहब्बत की ही खुल रही हैं, लेकिन क्या स्थिति है देख लें। इस देश में जो हम माइनॉरिटी की उसकी तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको रोकना है, देश में समान कानून बने। अभी कल का एक न्यूज़ आया था, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, कि स्पेन में अभी वहाँ पे सरिया और इन सब चीज़ों की जो डिमांड चल रही है, तो वहाँ तो मोदी जी नहीं थे, RSS भी नहीं है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, जो वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूँ, आप छोड़ दें उत्तर प्रदेश की और इंडिया के बाद, वैश्विक स्तर पे जो चीज़ें हैं, जो चैलेंज 7% जो आबादी बढ़ी अचानक से, बहुत बड़ा ये भी डाटा गलत है। अगर ढंग से जांच किया जाएगा तो इससे ज़्यादा बढ़ी है, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है। हम कबूतर की तरह आंख बंद करके जो लोग जी रहे हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी आंखें खोलें और उस चैलेंज को देखें कि हम किधर जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। ये गजवा हिंद है क्या? ये एक सोच है जो कई सालों से जो लोग लेके चल रहे हैं, क्या हम सोच ऐसा है? कर लेंगे। ये एक क्या बोले, कबीलाई सोच है। ये कबीलाई सोच है, कोई एक स्वस्थ समाज की और किसी भी देश की मानसिकता तो नहीं है, जी। ठीक है। अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान के हिसाब से चलिए। तो गजवा हिंद में क्या कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे क्या आपके हिसाब से क्या है इसमें कॉन्सेप्ट? देखिए, इस पे कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप चाहें कि हम ही हम रहें, बाकी कोई ना रहे। ये गजवा हिंद है? मेरे हिसाब से तो यही चल रहा है, और तो कुछ इसका ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकते। जी जी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में परिवर्तित करना, यही है गजवा हिंद। साफ शब्दों में आपने जवाब दिया। बिल्कुल यही है ही उनकी सोच कि इसको इस्लामीकरण कर दिया जाए। आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश वो धर्मनिरपेक्ष था शुरू में, आज क्या है, इस्लामिक राष्ट्र है। हाँ, इस्लाम। बस यही यहाँ यही करना है उनको, और यही सोच है। लेकिन ये बताइए, अगर जो सरकार ये है केंद्र सरकार, इस पर कैसे रोक लगा सकती है? अगर 10 साल से तो कुछ रोक लगा नहीं पाई। भैया सीधा सीधा है, ये कर दें कि जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसको सुविधाओं से वंचित किया जाए, बस सब सही हो जाएगा। तो ये वजह है कि नहीं, 7% आबादी उनकी अचानक से बढ़ती है, इसके लिए पीछे वजह नहीं बढ़ती है, आपकी जनगणना देर में होती है। ये कुछ अचानक नहीं बढ़ती है, ये सब चीज़ें प्री प्लान्ड है। हम एक चीज़ और दो चीज़ों को जो लेके चल रहे हैं इस देश पे, अगर किसी ने 650 साल शासन किया, किसी ने 200 साल शासन किया, सब सारी विविधताओं और अच्छाइयों के बावजूद भी तो कुछ कमियां थी हमारी, क्योंकि हम हमेशा अपनी एक अलग सोच लेके, एक तबका है जो सब होते हुए भी एक अपनी अलग सोच लेके चलता है, और वो खतरे को भांप ही नहीं पा रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस उसी से बचने की ज़रूरत है, और उसी के प्रति लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जी। सर, आपका नाम? विजय कुमार मिश्रा, विजय जी कहाँ रहने वाले हैं? अमेठी जिला है। वोटिंग कहाँ करेंगे इस बार? 20 मई को वोटिंग है। मैं वोट कराऊंगा। अच्छा, जॉब में आप? अच्छा, तो ये पूछ रहे थे हम कि लखनऊ में पहले की सरकारों को आपने देखा है, आपका भी सरकार देखा है, किसके काम अच्छे लगे? बाबा जी के। क्यों? भैया सबसे बड़ा है कानून व्यवस्था। आज उनका नाम सुन के ही दंगा वाले पहले सहम जाते हैं कि दंगा नहीं करना है, नहीं तो पहले जाके चौकी फूंक दी गई थी हजरतगंज में, पुलिस चौकी। अच्छा, लखनऊ हजरतगंज में? हाँ, हमने अखबारों में देखा है, और वसूली हुई थी, उसके बाद से दोबारा कोई हम हिम्मत ही नहीं की आज तक वहाँ ऐसा करने का। नहीं, पुलिस वाले मार खाते, सुल्तानपुर में मार खाए थे पुलिस वाले, थाने में समाजवादी पार्टी के विधायक ने जाके मारा था, तो अपने लोग को छुड़ा लिया था। अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी उस समय। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार दंगाइयों को सपोर्ट करती थी? दंगाइयों को सपोर्ट नहीं, लेकिन उनके समर्थक उसी टाइप के थे। अच्छा, समर्थक। मायावती जी खुलेआम कहती थी, मायावती जी लाल झंडा वाले क्या करते हैं, मायावती तो खुले कहती। अच्छा, मायावती जी कहती थी कि समाजवादी पार्टी गुंडों को सह देती है। बिल्कुल कहते थे, आप उठा के देख लीजिए न्यूज़ पुरानी। अब मायावती जी तो क्या लगता है आपको? क्या जी का पहला कार्यकाल इसीलिए देखिए सब अपराध मुक्त किया तो उन्होंने पहला कार्यकाल, उसके बाद दूसरा उतना अच्छा नहीं रहा। पहला उन्होंने सीधे अटैक किया था, राजा भैया वगैरह भी उसमें परेशान हुए थे, अतीक अहमद भी परेशान हुए थे, देख लीजिए पुराना। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की क्या मजबूरी रहती है, आप रही होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं और मायावती जी कह रही थी,
है ना मैं कि नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं, सब कोई लोग। उठा के देख लीजिए जी नेताओं ठीक है। तो क्या समाजवादी की क्या 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 मजबूरी रहती है कि जो उनको सपोर्ट करती है? को। वो जाने, उनसे अखिलेश जी से पूछा जाने मजबूरी उनकी। आपको क्या लगता है? भाई एक तुष्टिकरण, बस एक लाइन। तुष्टिकरण का मतलब क्या होता है? तुष्टिकरण, एक वर्ग को ज्यादा संतुष्ट करो, एक की उपेक्षा करो, जान लो कि ये तो देंगे ही, उस इनको वर्ग- ज्यादा महत्व दे दो। उस वर्ग को क्यों संतुष्ट किया करने की जरूरत पड़ती वोट है? बैंक, सीधा वोट बैंक, थोक में वोट मिल जाता है, अच्छा, थोक वोट मिल जाता है। पक्का है। गजवा हिंद आपके हिसाब से, इस आपने कहा पूरा इस्लामीकरण कर देना वही है, है वो। तो उसमें अगर गजवा हिंद भारत आगे चल के होता है, अगर से अफगानिस्तान हो ही गया है। होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है, जैसे आप देखिए जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, केरल जैसे, वहाँ क्या हालत है, वही हो जाएगी जहाँ आप अल्पसंख्यक भारत के हिस्से कहीं। अगर भारत गजवा हिंद के तहत विजित हो जाता है, अगर नहीं सोचना है, अगर मगर कुछ नहीं, बाबा है ना, तो सब बुलडोजर ही ठीक कर देगा। अच्छा बड़ा सवाल है। 47 में आज़ादी देश को मिली, पाकिस्तान हिंदुस्तान दो अलग अलग देश बने, बांग्लादेश उसी में है, हिंदुस्तान ने भारत, हाँ ठीक है। उसमें क्या था, जो मैं स्टडी करता हूँ, 11% मुस्लिम पाकिस्तान में थे, 22% हिंदू, 22% हिंदू पाकिस्तान में थे। हाँ हाँ, 22% हिंदू पाकिस्तान में थे 1947 में, और 11% मुस्लिम थे इंडिया में उस टाइम पर, 11% थे। आज वहाँ पर हिंदू गायब होकर के 22 से 0.1 नहीं है, 0 पॉइंट कुछ है, और आज मुस्लिम इंडिया में 70 सालों में ही बढ़ करके 20 से 22% हो चुका है। तो क्या आने वाले और सालों में तो बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं बराबर, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा? लगता नहीं, लेकिन अब क्या पता, भविष्य वक्ता नहीं हूँ मैं। तो अगर गजवा हिंद हो जाता है तो भारत कैसा हो जाएगा? जैसे पाकिस्तान है वैसे हो जाएगा। अफगानिस्तान है, सीरिया है, पाकिस्तान है, आप उसकी कल्पना कर लीजिए। देखिए, हिंदुओं के क्या हालात होंगे, हिंदुओं के क्या आज की डेट में कुछ आज की डेट में इंग्लैंड किस स्थिति में जा रहा है, ब्रिटेन किस स्थिति में जा रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। हम लोग प्रयागराज से आए हैं, आप ही लोग बात करने आए हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ, पूरी टीम अभी अमेठी भी जाएंगे, रायबरेली भी जाएंगे। हाँ, तो आप कैसा महसूस करते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसा देश होगा? ना, ऐसा कैसे हो जाएगा? अब देख, अब ऐसा मैंने बड़ा एग्जाम्पल दिया आपको कि 70 सालों में ही डबल हुए हैं। भैया जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ टुकड़े टुकड़े कराएंगे, सीधा एक लाइन में जान लीजिए। और जान लीजिएगा, पता है आपको, जहाँ ज़्यादा होगा। भारत के अभी करंट टाइम में कई जिले उन बाहुल्य हैं। अभी आपने हरियाणा में देखा था, कुछ ही है ना, एक कोई जिला है, नू दंगा, वहाँ जब मैंने पढ़ी थी तो वहाँ पे 60-70% उन्हीं की आबादी है। देखिए, हाँ, एक अच्छी बात लगी कि आप जैसे पत्रकार हैं जो देश के मुद्दों से परिचित हैं और कम से कम निष्पक्ष बेबाक चीज़ों को लोगों के सामने रख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कुछ सेलेक्टेड मीडिया वाले भी जो लोग हैं, नाम भले किसी का भी लिया जाए, कि उनको भी सब चीज़ें पता होते हुए भी पता नहीं क्या उनकी व्यवस्था होती है, कोई खुल के चीज़ों को ना तो रख पाते हैं ना बता पाते हैं। देखिए, पत्रकार का काम है हर पहलू बात करना, है ना। इधर आइए सर, आप अच्छा बोलते हैं। आप ये बताइए, जो ये गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट है, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, ठीक है। अब आते हैं इस पे, जब ये रिपोर्ट रिसेंटली आई हो, दोनों दावे कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है कि भैया अगर ये सब आ गए तो और बढ़ जाएंगे, आतंक बढ़ जाएगा। आजम खां आपने देखा ही होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? तो 10 साल पहले कितना आतंक था, किस स्कूल में आप जाते थे तो प्रेयर की जगह नमाज पढ़ते थे, बताइए। किस डॉक्टर, अगर आपके लड़के को एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्लड की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि मुसलमान डॉक्टर है कि हिंदू डॉक्टर है। और किस परिवार, 10 साल पहले, किस परिवार में पहले 4-5 भाई बहन नहीं होते थे, आप बता दीजिए हमको, चलिए यहीं सर्वे कर लीजिए। तो सारे परिवारों में होते थे। और यहाँ हिंदू कौन है? हिंदू तो कोई है ही नहीं, कोई चमार है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई ये कोयरी है, कोई कुम्हार है, कोई हिंदू है नहीं। इस भाई साहब जो बात कर रहे हैं इसी का तो फायदा। पहले तो आप इसको दुरुस्त करिए कि यहाँ हिंदू है कौन। पहले अगर हिंदुस्तान को सही करना चाहते हैं तो पहले इसको दुरुस्त करिए। सिर्फ तो मोदी नहीं, बीजेपी तो कहती है जो राम को मानते हैं वो सब हिंदू हैं। कहने से नहीं होता है ना, उसका आप मोदी जी तो कह रहे हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबको घर, सबको मकान, सबको नौकरी, सबको इज्जत, सबको मर्यादा, सबको सुरक्षा। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, हम ही का यहाँ खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस पर काम क्या हो रहा है? हम भी मान लीजिए हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, तो हम एक थाली में खा सकते हैं, एक परिवार में शादी कर सकते हैं। किस बात के तब हिंदू हैं? शादी खूब हो रही है आजकल, अंतर्जातीय विवाह खूब हो रहा है।
अगर अपडेट हो, अंतर जातीय विवाह बहुत हो रहा है। नहीं अभी मैं बता दूं सिया और सुन्नी और बरेलवी और अहमदवी और ऐसे करके उधर भी बहुत सारी पता है आपको, उधर मुस्लिमों में 56 सेक्शन होते हैं, आपको पता नहीं है। केवल मुस्लिम के पीछे पड़े हुए हैं, पहले हिंदुओं का दुरुस्त करिए। सर हम किसी के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, जो फैक्ट हम उसके पीछे पड़े हैं। के पीछे आप पड़े हैं। आपने कहा हाँ। कि 10 साल पहले क्या नहीं हुआ था। हाँ। सर आज आ जाइए चैनल पर करवा दूँ, चैनल कर आ जाइए सर, चैनल कर यूट्यूब में कर लिया, यूट्यूब करा दिया, यूट्यूब में। हाँ ये बताइए। हाँ नहीं एक सेकंड, नहीं सवाल देखिए, सवाल हम आप सब भाई हैं, अलग नहीं हम लोग, सवाल डिबेट होनी चाहिए। ये बताइए आपने नहीं सर आपने एक बात कही कि 10 साल पहले नहीं था, कश्मीर कब हुआ था? कश्मीर में क्या हो रहा था आप बताइए, क्या कश्मीर में हो रहा था जो बंद हो गया है, चाहे नहीं हो रहा है, चाहे कुछ इस तरह हो गया हो? 1992 1992 का दिन आपको याद होना चाहिए। हाँ साल याद होना चाहिए। उस साल क्या हुआ था पता है आपको? जी। भारत आजाद भारत के लिए क्या था? एक बार कश्मीर फाइल्स देखने की नहीं देखिए फिल्म पे आप मत जाइए, नहीं फिल्म नहीं, उससे पहले सुनिए। आप फिल्म मत जाइए, नहीं, उससे आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। क्या किए आप? बीकॉम, वेरी गुड, आप बीकॉम किए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है। सर 1992 में कश्मीर में क्या हुआ था? तो आप लोग कश्मीर में ही जाके बस जाइए ना, जो ज्यादा कश्मीर कर रहे हैं। कश्मीर भारत का जाके हिस्सा बस नहीं क्या? जाइए। ठीक है। नहीं, ये देखिए कभी कश्मीर जाएंगे नहीं, कोई चीज करेंगे नहीं। एक सुनिए, एक धारा हट गई है, वहाँ पहले भी लोग जाते थे, एंजॉय करते थे, चले आते थे, किसी को कुछ नहीं होता था। अब ये लोग अभी कश्मीर में ये हो रहा है, वो कुछ नहीं होता था 10 साल पहले भी। जवाब दीजिए। सारे लोग एंजॉय नहीं, बस इतना ही अंतर है कि अब वहाँ तिरंगा फहराया जा रहा है, लोग भारत माता की जय बोल देते हैं। और अगर भारत माता की जय और तिरंगा फहराने से अगर आपको गर्व महसूस नहीं होता है और इससे आपको समस्या होती है तो फिर डिस्कशन पे खा मैं बताता हूँ, मैं जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी भाई साहब को थोड़ा जानकारी कम है, मैं जानकारी दे रहा हूँ। 1992 भाई साहब एक सेकंड रुक रहा हूँ, भाई साहब को जानकारी पूरी है लेकिन इनकी जानकारी सेलेक्टिव है, ठीक है। नहीं साहब, भाई साहब अब आप सुनिएगा, नहीं आप अच्छी बात कर रहे हैं। 1992 का वो दिन था जो सत्य है, झूठा नहीं है। कश्मीर से लाखों हिंदुओं को, मैं मीडिया बोल रहा हूँ, कैमरे बोल रहा हूँ, लाखों बहन बेटियों को वहाँ से लूटा गया, मारा गया, उनका रेप किया गया, लोगों को मजबूर कर दिया गया रातों रात कि वहाँ से वो भागे। ये इससे आप इनकार से नहीं कर सकते, है ना। एक सेकेंड और सुनिए, और मैं अभी प्रयागराज से आ रहा हूँ, है ना, ये वही प्रयागराज है जहाँ मैं देखा हूँ, अपने आंखों से देखा हूँ। 2012 की कहानी है, 13 कहानी। वहाँ पर आपका क्या होता है, रमज़ान होता है, अंतिम में वहाँ पे जुलूस निकलते थे। उन जुलूसों में अगर कोई महिलाएं फंस जाती थीं तो जुलूस हटने के बाद वो डेड मिलती थी या फिर उनका बदन पे कपड़ा नहीं होता था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये कहानी थी प्रयागराज कोतवाली के सामने की कहानी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कैमरे पे नहीं कह रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड में जाएगा, हिंदू या मुस्लिम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये करते हैं, जो कट्टरपंथी हैं किसी धर्म में ही हैं, हिंदू में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं इस बात से एग्री हूँ, जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन जो मुस्लिमों में भी होते हैं, किसी को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, किसी को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इस पर आप बोलिएगा। देखिए हर परिवार में दुष्ट लोग हैं, और सारे लोग अपने भाई देहात से परेशान होके आके लखनऊ में बस गए हैं जमीन लेके, और बात करेंगे कि हम मुसलमान से परेशान हैं। उसके खेत का डांड काटेगा, सुनिए उसका भाई। कश्मीर में आप क्या, तो सुन तो लीजिए, सुनिए तो, कश्मीर आप मत जाइए, यहीं कश्मीर क्यों जाएंगे, हमारे देश का हिस्सा है। बता रहे हैं कश्मीर का भी, कश्मीर नहीं, हमारे देश का हिस्सा है भाई। पुलवामा कब हुआ कश्मीर में? हाँ? पुलवामा कब हुआ? अभी तो हुआ है। हाँ। तो कश्मीर में नहीं है तो क्या उस पर क्या किसी नहीं हुआ? वो तो आतंक, पाकिस्तान अटैक हुआ, ये जब सब कुछ अच्छा हो गया है तो पुलवामा कैसे हो गया? पाकिस्तान की कार्रवाई हुई ना, ये क्या कर, तो कैसे हो गया यार? सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उससे पहले दोबारा इंदिरा जी के समय में पाकिस्तान में नहीं घुस के स्ट्राइक हुआ था, ये बताइए। इंदिरा जी के समय में नहीं हुआ था। एक सेकेंड, इन्होंने इंदिरा जी का नाम लिया। एक सेकेंड, बड़ा मुद्दा है भाई, बड़ा मुद्दा है। पंजाब में भरी भरी हिंदुओं से बसों को 1984 तक 5 साल, सुन लीजिएगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सिविल सर्विस एग्जाम दिया है, मैंने पढ़ा है इतिहास। अब इतिहास गलत हो फिर मैं गलत हूँ, ठीक है। आप भी पढ़े लिखे होंगे, आप लोग बहुत तैयारी किए होंगे। 84 में भिंडरावाला पंजाब में जो आतंक मचाया था, लगातार इंदिरा गांधी सरकार थी, उन्होंने 4 साल को टाला। जब उनको लगा चुनाव होने वाला, हिंदू में वोट नहीं देगा, वहाँ पे बसों से, बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, सिखों को उतार करके, हिंदुओं को बस में पैक करके, और बस में आग लगा दी जाती थी। वहाँ के डीजीपी का मर्डर कर दिया गया था, और इसका कितना बड़ा निकला कि प्रधानमंत्री को 123 गोलियां मार दी गई।
ये इंदिरा गांधी की श्रेणी थी, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से इन्होंने बात कही, क्या कही आपने, एक बात कही थी तुष्टीकरण, क्या कहा था? हाँ, उसी का तुष्टीकरण, बिल्कुल। तुष्टीकरण किसी को नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू, देखिए, हमें इस देश में, आपको रोक रहा हूँ, हमें प्रॉब्लम किसी से नहीं है। ये देश सबसे ज़्यादा प्रेम करता है अब्दुल कलाम आज़ाद साहब से, ठीक है। तो जितना हम वाजपेयी जी के सम्मान रिगार्ड करते हैं, उतना ही हम कलाम साहब का भी इज्जत करते हैं। इस देश में वीर अब्दुल हमीद भी रहे हैं। ठीक है, आप उस लायक बने कि हम आपकी इज्जत करें, आप उस लायक बने कि हम आपको सैल्यूट करें। सीधी आप सी बात। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। राम मंदिर के जो साक्ष्य मिले थे, उसमें ASI जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें इधर आइए, इधर आइए। हाँ हाँ, इधर हाँ, सही बात। के मोहम्मद जी, इधर आइए सामने कैमरे पे। आज मैम आप आ जाइए, आ जाइए। हाँ, के मोहम्मद साहब का सही है। हाँ, जो सही मिली वो दी है। हाँ। तो लोग हैं उनका सम्मान नहीं कर रहे। जो भाई साहब कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति, देखिए सिंपल है। जो इस देश में रहता है ना, भारत में, जो भारत का नमक खाता है, जो यहाँ सांस लेता है, वो यदि यहाँ पे यदि हरा झंडा लगाएगा तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। जो भारतीय है, जो नेशनलिस्ट है, उसको तो बर्दाश्त नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आपको यदि मान लो इतना ही शौक है, जिसको भी यदि पाकिस्तान से है या किसी और देश से है, तो आप वहाँ क्यों जाके नहीं बसते? ये देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुस्तान कहलाता है, और ये हिंदुस्तान आप और बाद में आपका गाइड करूंगा। ये देश सबका है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का है, जो संविधान ने मान लिया, वो मान लिया है। लेकिन हाँ, ये देश को आप माने, इस देश का कानून माने, इस देश का संविधान माने, और इस देश का अपने आप को नागरिक माने। ये नहीं कि आप इस देश का नागरिक है और मुखौटा लगा के कुछ और कहेंगे, मन में कुछ और सोच है, और 50 साल बाद क्या करना है, कुछ और रास्ते में आप चल रहे हैं, तो फिर आप इस देश का नागरिक नहीं है, फिर आपका सम्मान नहीं है, फिर आपका कोई अधिकार नहीं है। और अगर इन बातों से हम आंख बंद करके कबूतर की तरह जी रहे हैं, तो ये हमारी गलती है, और ये हम खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने देश को, अपने सोसाइटी को, अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। डर बीजेपी को ये है, बीजेपी जो कह रही है, सदा जी आप आ जाइए। बीजेपी ये कह रही है, जिस हिसाब से इनकी आबादी बढ़ी है, अगर ऐसा बढ़ता रहा तो एक दिन इनका सरकार बनेगा। अगर ये बहुमत में आते हैं तो अफगानिस्तान की तरह तालिबान शासन लगाएंगे, शरिया कानून लगाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये सच्चाई है बीजेपी का? बीजेपी अब वोट के लिए ऐसा कर रही है? जहाँ भी ये बहुमत में है, जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ क्या है आप देख के समझ सकते हैं। कैसे? अरे अफगानिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान चलिए, बांग्लादेश, सब इनका वही कानून है। वहाँ कौन सा धर्मनिरपेक्षता है? अच्छा, आज़ादी हुई थी धर्म सेकुलरिज्म के नाम पे। हाँ, बांग्लादेश का देख लीजिए, धर्मनिरपेक्ष था उस समय जब आज़ाद हुआ। आज क्या पोजीशन है? भारत की इंदिरा जी ने उसको अलग कराया, लेकिन आज उसकी हालत देखिए। खालिदा जिया की सरकार आज भारत विरोध में ही चलती है। जी सर, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जो आप कह रहे हैं कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी, जिसको ज़्यादा वोट देगा उसकी सरकार बनेगी। यदि जो आज की डेट में है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के लिए भयावह स्थिति भविष्य में होती दिख रही है। इसी प्रकार से चला तो इसमें हिंदुओं को भी संज्ञान में लेना चाहिए। हालांकि अभी तक तो हिंदुस्तान जिस तरीके से चल रहा है वो अच्छी दिशा में चल रहा है। भविष्य में यदि हिंदुओं की जो जनसंख्या है, जिस तरीके से लोग बटे हुए हैं हिंदुओं में, यदि वो संगठित नहीं होंगे, तो जो समय आप कह रहे हैं बाकी देशों का, कश्मीर वाला हाल होगा। बिल्कुल वैसा ही हाल है। क्या कहेंगे? संगठन के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो अग्निवीर में अभी शहीद हो रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है, जो इस देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। और अभी किसानों के साथ क्या हुआ, ये भी हम लोगों ने अच्छी तरह देखा दिल्ली में। और बस हाँ, एक बड़ा सवाल और अभी भाई ने नहीं, एक सेकेंड, भाई ने कहा नहीं किसान पोकलैंड लेके चलेगा। एक सेकेंड, सारी चीज़ें तो भाई साहब को पता है, डिबेट करने कोई मतलब नहीं है। वो किसान नहीं थे, वो मुसलमान हैं। वो टोपी पहन के चले जाते हैं, मंदिर में टुकड़ा फेंक देते हैं, हिंदू ही, और भाई साहब लोग उनको मुसलमान कह देते हैं, दंगा करवाते हैं, और फिर बोलते हैं कि वो मुसलमान थे। और यही बीफ काट के खाते हैं, गायों की हत्या करवाते हैं, चंदा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और बाद में कहते हैं कि वो मुसलमान कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, ढोंग है। और इस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल साफ साफ कहूँगा इसके ऊपर कि जो कह रहे हैं बेसिकली, मैं तो इससे बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं कहता कि ये सही कह रहे हैं। क्योंकि यदि हिंदू जिस गाय की पूजा करता है, मंदिर जाता है, कौन सा हिंदू है मंदिर के अंदर जो ऐसा मांस का टुकड़ा फेंकेगा? जो पूजा करता है, जो गाय माता को रोटी खिलाता है, जो इसके घर में पहली रोटी गाय की बनती है, वो गाय को काट के कैसे खा सकता है? और कितने हिंदू शाकाहारी और कितने हिंदू मांसाहारी हैं, इसका परसेंटेज देश में निकाल लीजिए, यहीं उत्तर प्रदेश लखनऊ में निकाल लीजिए। और कौन ऐसा हिंदू है जो बीफ काटने वाली कंपनियों से चंदा ले सकता है? उसका कलेजा नहीं कांपेगा, वो तो सुसाइड कर लेगा चंदा ले। कौन लिया है? अब ये तो बांड आ गया है, आप लोग खुद पता करिए कौन। बताइए ना, हमें हम क्या बताएं? आप जाके देखिए कि कौन कौन सी जो पार्टियां हैं जो बीफ काटने वालों से चंदा ले रही हैं। तो कौन सी पार्टी है? अब कौन पार्टी है, आप खुद मीडिया वाले हैं, उसका पता लगाइए। तो आप बताइए ना। नहीं, यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, इसकी भी जानकारी उनके पास आई होगी।
नहीं आप जो इतने बताइए। दिन से छुपाया जा रहा था हाँ, वो भी कितने इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर क्या कहेंगे आप? हम सब चीज़ों को सेलेक्टिव लेके चलना ही हमारी गलती रही है पिछले कई सौ सालों से, और आज भी हम अगर उसी पे चल रहे हैं तो सुधार की ज़रूरत है। अब अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है और अपने सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं इन्होंने एक बात जो बोली है, मैं उससे एग्री करता हूँ। चंदा तो आया है, पहले भी आता था, आज भी आया है। कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ है, अगर आप डेटा निकालेंगे, ठीक है, तो पिछली 50 सालों की सरकारों में बिना चंदे का कोई चुनाव नहीं हुआ है। आज चीज़ें सार्वजनिक पटल पे आ गई हैं, ये भी एक ट्रांसपेरेंसी है। पहले की ट्रांसपेरेंसी है क्या? अगर इस पर अगर डिस्कशन और डिबेट होता है, हमें इसमें बहुत डिटेल तो पता नहीं है, लेकिन बिना चुनाव का, बिना चंदे का कोई चुनाव कभी हुआ नहीं एक है। सवाल आपसे और कि क्या चंदा पार्टियों का संवैधानिक अधिकार है? जानकारी नहीं भाई। आप बताइए सर। संवैधानिक अधिकार ऐसा तो कुछ नहीं है, जहाँ तक जानकारी है ऐसा कुछ लेकिन अभी अभी मैंने सुना था मोदी जी का इंटरव्यू, उन्होंने कहा, एक कोई इंटरव्यू दे रहे थे वो, इसी पर चंदे वाले बात पर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए चंदा तो पहली बार तो लिया नहीं गया है, जब से चुनाव हो रहे हैं तब से चंदा तो लिया ही जा रहा है। हर पार्टी चंदा ले रही है और बिना चंदे के चुनाव हो सकते नहीं है। चुनाव है, पैसा लगेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नजरम भी होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? इलेक्टोरल बॉन्ड देश के हित में था कि घाटे में था? अगर इस पे भ्रम की स्थिति है तो ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और सार्वजनिक पटल पे चीज़ों को ओपन होना चाहिए। इट शुड बी इन द नॉलेज ऑफ एवरी पीपल कि क्या है, कैसे है, कहाँ से आया। इस पे थोड़ी सी जानकारी, डिबेट की ज़रूरत है, जो आप लोग भी प्रयास करें कि आए, किसी को भ्रम ना रहे। विपक्ष आरोप लगाता है चंदा और धंधा। एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें कि इस देश में, डेमोक्रेसी में, हमें ये भी एक दुखद स्थिति कहनी पड़ रही है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और मुद्दों से भाग रहा है। कभी चौकीदार चोर है, कभी चौकीदार फर्जी है, कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो आता है, कभी अंबानी अडानी का नाम आता है, ठीक है। तो विपक्ष को सही मुद्दे उठाने चाहिए और डेमोक्रेसी में हम अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाए। बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है, और अगर हम डेमोक्रेसी में चल रहे हैं तो विपक्ष की भूमिका होती है। बेहतर हो कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपनी भूमिका ढंग से निभाए। हम इसकी अपेक्षा करते हैं विपक्ष से। अगला सवाल, रुक जाइए, नहीं अगला सवाल है अगला सवाल है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी तानाशाह होते चले जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या सही है, गलत? आपको क्या लगता है, आपकी निगाहों में? बिल्कुल तानाशाह